नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। दिल्ली के अशोक विहार स्थित घर में कल रात को पीआर चोपड़ा की महाभारत में भीम का रोल निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। और प्रवीण 76 साल के थे और निधन से पहले वो लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और पीठ की समस्या ने उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा था। और कुछ महीने पहले ही प्रवीण कुमार सोबती का ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन वो चलने फिरने में असमर्थ थे। और वैसे प्रवीण कुमार सोबती पंजाब के तरन तारण के मूल निवासी थे और प्रवीण कुमार सोबती की इकलौती बेटी निपुणिका ने बताया है कि पापा की मौत कल रात 9:30 बजे हार्ट अटैक आने से हुई और वो पिछले कुछ सालों से काफ़ी बीमार भी चल रहे थे। और कल रात अचानक से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनका ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी गिर गया था। और हार्ट अटैक आने के बाद हमने डॉक्टर को कॉल कर एम्बुलेंस को घर पर बुलाया, मगर डॉक्टर के घर पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। और लंबी कद काठी के चलते ही उन्हें महाभारत में भीम का रोल ऑफर किया गया था और उन्होंने 30 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। और अभिनय की दुनिया में आने से पहले वो हैमर और डिस्कस थ्रो एथलीट थे और एशियन गेम्स में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया था। और वहीं 2 बार ओलंपिक्स में 1968 में मैक्सिको ओलंपिक्स और 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। और वहीं एक्टिंग से पहले वो बीएसएफ के जवान भी थे। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर दिल्ली सरकार के एक विश्लेषण से चौंकाने वाला खुलासा हुआ और इसके मुताबिक कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी खुराक के लिए एलिजिबल लोगों में से केवल 0.1% लोगों ने पहली खुराक से गंभीर दुष्प्रभाव और दूसरे राज्यों में प्रवास जैसे कारणों का हवाला देते हुए शॉट लेने से इनकार कर दिया। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये दिखाता है कि अन्य छोटे राज्यों की स्थिति के विपरीत दिल्ली में लोगों के बीच टीके को लेकर झिझक कम है। और वहीं अधिकारी ने बताया कि आबादी के एक बहुत छोटे हिस्से ने पहली टीकाकरण खुराक और प्रवास से गंभीर दुष्प्रभावों सहित कारणों का हवाला देते हुए दूसरी खुराक लेने से इनकार कर दिया। और जब टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ तो नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे एनसीआर कस्बों के कई लोग जिन्हें अपने राज्यों में टीकाकरण स्लॉट नहीं मिल रहे थे, अपनी पहली खुराक लेने के लिए दिल्ली आ रहे थे। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली ने पहले ही वैक्सीन की पहली डोज का 100% कवरेज हासिल कर लिया और अधिकारियों ने कहा कि वो पहले ही दिल्ली के लगभग 85% निवासियों को दूसरी खुराक दे चुके हैं। और सरकार के कोविन डैशबोर्ड के डाटा से पता चला है कि दिल्ली ने अब तक 3,07,08,643 वैक्सीन खुराकें दी गई हैं, जिसमें 1,07,103,914 पहली खुराक और 1,26,45,322 दूसरी खुराक और वहीं 60 से ऊपर के 3,29,407 को एहतियाती खुराक भी दी गई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और 2 बार सांसद रहे रघुराज सिंह शाक्य ने पार्टी छोड़ दी और वो सोमवार को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। और उनसे पहले प्रसपा के नेता और समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार बैरिया भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। और इसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और प्रसपा के गठबंधन के लिए झटका माना जा रहा है। और शाक्य प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के गृह जिले इटावा के रहने वाले थे। और रघुराज सिंह शाक्य ने सोमवार को लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। और शाक्य को शिवपाल सिंह यादव का बेहद करीबी भी माना जाता था और प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। और शाक्य 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे और उन्होंने 2012 में सपा के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी जीता था। और इस बार भी वो इटावा सदर सीट से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। और वहीं प्रसपा सपा का गठबंधन होने के बाद उन्होंने टिकट की दावेदारी भी की थी, लेकिन सपा ने वहां से सर्वेश शाक्य को मैदान में उतार दिया और वो पूर्व सांसद राम सिंह शाक्य के बेटे हैं। और वहीं रघुराज सिंह शाक्य ने 27 जनवरी 2017 को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था और उनका कहना था कि परिवार की लड़ाई में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को अपमानित किया गया।
और वहीं मशहूर हरियाणवी सिंगर सरिता चौधरी की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर पर मिली है और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि मौत किन हालतों में हुई है। और सरिता हरियाणा के सोनीपत जिले के सेक्टर 15 में रहती थी और केस की जांच कर रहे सेक्टर 27 थाने के पुलिस अधिकारी कुलदीप दहिया ने बताया कि सोमवार शाम सेक्टर 15 के एक घर में कमरे में शव मिलने की सूचना मिली थी और पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के नागरिक अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं सरिता के भाई सनी ने बताया कि शाम को उनसे बात हुई थी, लेकिन सुबह वो फ़ोन नहीं उठा रही थी और सनी को लगा कि वो वॉशरूम में होंगी या फिर मंदिर गई होंगी। लेकिन जब उसने दोपहर तक फ़ोन नहीं उठाया तो हमने पड़ोसियों के पास फ़ोन किया और पुलिस को बुलाया गया और घर का दरवाज़ा तोड़ने पर सरिता का शव कमरे में बेड पर मिला। और परिजनों ने सरिता की मौत के लिए किसी पर भी शक जाहिर नहीं किया है। सरिता चौधरी फिलहाल प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर के पद पर तैनात थी और उनके 2 बच्चे भी हैं और लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जबकि लड़का भी अभी पढ़ाई कर रहा है। और वहीं जांच अधिकारी कुलदीप का कहना है कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस आगे बढ़ेगी और सरिता के पड़ोसियों के अलावा और जानने वालों से पुलिस पूछताछ कर रही है। स्पेशल हाउसिंग स्कीम के तहत तारीख को बढ़ा दिया गया और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ये निर्णय लिया गया है और अब स्पेशल स्कीम के तहत फ्लैट को बुक करने की नई तारीख 10 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई। और डीडीए ने ये निर्णय लोगों की मांग और कोरोना के कारण ली है। और वहीं डीडीए ने पुराने फ्लैट्स की बुकिंग की तारीख अब बढ़ा दी है और इस स्कीम के तहत अब तक अनुमान से काफ़ी कम आवेदन भी आए हुए थे। हालांकि इस स्कीम में खास ऑफर है और इसके बावजूद भी काफ़ी कम लोगों ने रुचि दिखाई, जिसके बाद डीडीए को तारीख बढ़ाने पर विचार करना पड़ा। और इस स्कीम के तहत 18,500 फ्लैट्स को बेचा जाना है, लेकिन अब तक इसके लिए केवल 16,000 आवेदन आए हैं और स्पेशल हाउसिंग स्कीम को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया। और अब डीडीए ने तारीख बढ़ाने के बाद उम्मीद की है कि ज़्यादा लोग इसके लिए आवेदन करने में रुचि दिखाएंगे। हालांकि लोगों का मानना है कि प्राइवेट बिल्डरों की तुलना में डीडीए के फ्लैट्स के दाम 20 से 25% ज़्यादा हैं। और वहीं आपको बता दें कि डीडीए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुराने फ्लैट्स की मरम्मत कर कमियों को दूर कर दिया गया और इस स्पेशल स्कीम के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 2.14 लाख रुपए तक के फ्लैट्स हैं। और डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2022 के बाद से इन फ्लैट्स के दाम बढ़ाने का फैसला हुआ है और ऐसे में अब खास ऑफर के साथ फ्लैट्स लेने के लिए आवेदन करने का अब लोगों के पास अंतिम मौका है। और वहीं अब खबर राजस्थान से, जहां पर राजस्थान में घूसखोरी का बड़ा मामला सामने आया, जिसमें पूरा का पूरा दफ्तर ही घूस लेते पकड़ा गया। और इतना ही नहीं, पकड़े जाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने तर्क दिया कि जब कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए तो कैसे मना करे। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक जयपुर शहर के विकास का जिम्मा संभालने वाले जयपुर विकास प्राधिकरण के डिप्टी कमिश्नर समेत पूरा दफ्तर घूसखोरी के मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया। और घूस लेते हुए पकड़े जाने के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी ममता यादव एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के सामने हंस रही थी और उनका कहना था कि जब कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए तो भला कैसे मना कर सकते हैं। और वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की गई थी कि जवाहर सर्किल के सिद्धार्थ नगर में एक व्यक्ति अपनी पुश्तैनी जमीन का पट्टा लेने चाह रहा था और इसके बदले डिप्टी कमिश्नर ममता यादव 6.5 लाख रुपए और जूनियर इंजीनियर शाम 3 लाख रुपए मांग रहे थे। और शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जीडीए के में जाल बिछाया और फिर आरएएस अधिकारी ममता यादव, जयंत शाम, नक्शा पास करने वाले कर्मचारी विजय मीणा, अकाउंटेंट राम तूफान मंडोतिया समेत कंप्यूटर ऑपरेटर अखिलेश मौर्य सभी घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए। और ये पहली बार हुआ है कि पूरे जोन के अधिकारी ही घूस लेते एक साथ पकड़े गए हैं। और वहीं जयपुर के जोन 4 के अधिकारी पट्टा बांटने के काम में लगे हुए थे और एंटी करप्शन ब्यूरो ने जेडीए के पार्किंग एरिया से घूस लेते हुए पकड़ने की कार्रवाई शुरू की और काम काफी गुप्त ढंग से हुआ और आखिर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक अधिकारी पहुंच गए।